सो गुड इवनिंग बेटा। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं पोलन पिस्टल इंट्रैक्शन। तो पोलन पिस्टल इंट्रैक्शन का मीनिंग क्या होता है कि पोलन और पिस्टल कैसे एक दूसरे को आइडेंटिफाई करते हैं, कि कैसे स्टिग्मा को पता चलता है कि ये जो पोलन ग्रेन है ये राइट टाइप का पोलन ग्रेन है या रॉन्ग टाइप का पोलन ग्रेन है, ये जर्मिनेट करेगा या नहीं करेगा। तो ये जो प्रोसेस होती है इसको हम पोलन पिस्टल इंट्रैक्शन बोलते हैं। तो क्या लिखा है, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोलन ग्रेन्स प्रेजेंट इन द एनवायरनमेंट, सो इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट ऑलवेज राइट टाइप ऑफ पोलन लैंड ऑन स्टिग्मा. Another type pollen grain can also land on stigma, but only right type pollen germinate because pistil has the ability to recognize pollen, whether it is compatible or non-compatible या incompatible due to पोलन पिस्टल इंट्रैक्शन, कि वो सही पोलन ग्रेन है या नहीं है। तो ये कैसे पता चलता है, ये पोलन पिस्टल इंट्रैक्शन की वजह से पता चलता है। तो पोलन पिस्टल इंट्रैक्शन क्या होता है, ये आइडेंटिफिकेशन होती है जिससे स्टिग्मा या पिस्टल राइट टाइप के पोलन ग्रेन को आइडेंटिफाई करता है। और ये जो पूरी प्रोसेस होती है इसमें केमिकल्स रोल प्ले करते हैं। तो क्या लिखा है, द एबिलिटी ऑफ पिस्टल टू रिकॉग्नाइज द पोलन फॉलोड बाय इट्स एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन इज द रिजल्ट ऑफ कॉन्टिन्यूअस डायलॉग बिटवीन पोलन ग्रेन एंड द पिस्टल। मतलब कि पोलन ग्रेन को रिसेप्ट करना है या एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है, ये जो डायलॉग होता है इसमें केमिकल्स रोल प्ले करते हैं। और ये जो डायलॉग होता है इनमें केमिकल्स क्या आइडेंटिफाई करते हैं कि ये राइट टाइप का पोलन ग्रेन है या रॉन्ग टाइप का पोलन ग्रेन है। अगर राइट टाइप का पोलन ग्रेन हुआ तो वो जर्मिनेट करेगा, अगर रॉन्ग टाइप का हुआ तो वो जर्मिनेट नहीं करेगा। जब ये सिलेक्शन हो जाती है तो इस सिलेक्शन के बाद पोलन ग्रेन ग्रो करना स्टार्ट करता है। और जैसे ही वो ग्रो करना स्टार्ट करता है तो सबसे पहले वो पोलन ट्यूब को ग्रो करवाता है, और जो पोलन ट्यूब जर्म पोर से बाहर निकलती हुई स्टिग्मा के टिश्यू और स्टाइल के टिश्यू से होती हुई वो ओवरी तक पहुंचती है। उसके बाद जनरेटिव सेल जो होता है पोलन ग्रेन में, हमने पढ़ा हुआ है कि पोलन ग्रेन दो सेल होते हैं, वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल। पोलन ग्रेन में जो जनरेटिव सेल होता है वो डिवाइड करता है और उससे 2 मेल गैमीट बनते हैं। और पोलन ट्यूब ओवरी से होती हुई जब माइक्रोपाइलर एंड तक पहुंचती है अव्यूल में, तो अव्यूल के अंदर उसके माइक्रोपाइलर एंड में 3 सेल होते हैं, उसमें से 2 सिनर्जिड होते हैं और एक एग सेल होता है। और इन्हीं सिनर्जिड्स के बेस पे फिलीफॉर्म अपरेटस हमने पढ़े हुए हैं, और इन्हीं फिलीफॉर्म अपरेटस की वजह से पोलन ट्यूब को रास्ता मिलता है और वो सिनर्जिड में एंट्री करती है। जब पोलन ट्यूब सिनर्जिड में एंट्री करती है तो वहाँ पे आके वो पोलन ग्रेन्स उसमें से मेल गैमीट को रिलीज करती है। तो ये जो नॉर्मली हमारे पास इवेंट्स होते हैं कि जब पोलन डिपॉजिट होता है स्टिग्मा के ऊपर और उसके बाद जब पोलन ट्यूब सिनर्जिड के अंदर इंट्रैक्ट होती है, इस पूरी प्रोसेस को हम पोलन पिस्टल इंट्रैक्शन बोलते हैं। तो उसके बाद हमारे पास है आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन, देखो आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है कि जो हमारे पास ब्रीडर्स होते हैं, ब्रीडर्स इज इंटरेस्टेड इन क्रॉसिंग डिफरेंट स्पीशीज़, वो अलग अलग स्पीशीज़ को क्रॉस करवाना चाहते हैं ताकि उनको कोई नया प्रोडक्ट मिले या डिज़ायरेबल वैरायटीज़ मिले। और ये जो पॉसिबल होता है वो आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन से होता है। तो क्या होती है आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन, देखो आर्टिफिशियल हाइब्रिडेशन में सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम रिमूवल करते हैं एंथर को। कहाँ से, एक बाइसेक्सुअल फ्लावर में से। बाइसेक्सुअल फ्लावर वो होता है जिसमें मेल और फीमेल के पार्ट पाए जाते हैं। तो बाइसेक्सुअल फ्लावर में से हम सबसे पहले तो एंथर को रिमूव कर देते हैं। उसके बाद एंथर को रिमूव करने के लिए हम फोर्सेप्स या सीजर्स का इस्तेमाल करते हैं, और उसके बाद हम इसको कवर कर देते हैं, फ्लावर को हम कवर करते हैं। देखो जब हम सीजर से या फोर्सेप्स से रिमूवल करते हैं एंथर को, तो इस प्रोसेस का नाम होता है इमेस्कुलेशन, रिमूवल ऑफ एंथर विद द हेल्प ऑफ सीजर्स या फोर्सेप्स
इसको हम इमैस्कुलेशन बोलते हैं। अभी बाइसेक्सुअल फ्लावर को हम कवर करेंगे। क्यों कवर करेंगे? क्योंकि कोई अनदर टाइप का पॉलन ग्रेन उसके स्टिग्मा के ऊपर लैंड ना करे, और अगर लैंड कर गया तो जर्मिनेशन होगी। तो इसको प्रोटेक्ट करने के लिए हम उस बाइसेक्सुअल फ्लावर को कवर कर देते हैं। और कवर किससे करते हैं? हम बटर पेपर से कवर कर देते हैं, और इस प्रोसेस को बैगिंग बोला जाता है। और जब हमें ये पता चलता है कि इस फ्लावर का स्टिग्मा अभी कैपेबल हो चुका है, ये रिसेप्ट कर सकता है पॉलन ग्रेन को, और अभी पॉलन ग्रेन जर्मिनेट हो सकता है, तो हम फ्लावर को अनकवर करते हैं, उसके ऊपर अपनी मर्जी के पॉलन ग्रेन्स डालते हैं जो डिज़ायरेबल कैरेक्टर्स के होते हैं। वो पॉलन ग्रेन्स को हम उस स्टिग्मा के ऊपर डस्ट करते हैं और दोबारा से फिर से पैक कर देते हैं या रीबैग कर देते हैं, और इसी प्रोसेस को हम रीबैगिंग बोलते हैं। तो देखो, यूनिसेक्सुअल फ्लावर वो फ्लावर होता है जिसमें मेल का पार्ट होता है या फिर फीमेल का पार्ट होता है, तो इसमें मैस्कुलेशन करने की ज़रूरत तो नहीं पड़ेगी, लेकिन हाँ बैगिंग और रीबैगिंग प्रोसेस जरूर की जाती है। और इसके बाद हमारे पास रहता है डबल फर्टिलाइजेशन। देखो, डबल फर्टिलाइजेशन नाम बता रहा है 2 बार फर्टिलाइजेशन होना, तो वो 2 बार फर्टिलाइजेशन कैसे होती है? देखो, जैसे ही ये पॉलन ट्यूब एंट्री करती थी एम्ब्रियो सैक में, तो वो सिनर्जिड में जाती है, और सिनर्जिड में जाके वो अपना एक मेल गैमीट फीमेल के एग के साथ फ्यूज करवा देती है, और इस प्रोसेस को हम सिंगेमी बोलते हैं। एक मेल गैमीट, हमें पता है कि पॉलन ट्यूब में 2 मेल गैमीट हैं, और उसमें से एक मेल गैमीट फीमेल के एग के साथ फ्यूज हो जाता है, और फ्यूज होने के बाद क्या करेगा? जाइगोट बनेगा, और इस प्रोसेस को हम सिंगेमी बोलते हैं। और दूसरा मेल गैमीट होता है वो जो सेंटर में एम्ब्रियो सैक के सेंटर में जो पोलर न्यूक्लियाई होते थे 2, उनके साथ जाके फ्यूज होता है। तो ये आपके पास सेकेंड फर्टिलाइजेशन या सेकेंड सिंगेमी होती है, और इन्हीं दोनों प्रोसेस को हम डबल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। एक इसमें और प्रोसेस होती है ट्रिपल फ्यूजन। देखो, ट्रिपल फ्यूजन क्या होता है कि एक मेल गैमीट और 2 पोलर न्यूक्लियाई, एक मेल गैमीट और 2 पोलर न्यूक्लियाई जब फ्यूज होते हैं तो उसको हम ट्रिपल फ्यूजन बोलते हैं। व्हेन 2 पोलर न्यूक्लियाई और 1 मेल गैमीट फ्यूजेस विद ईच अदर, दिस प्रोसेस इज नोन एज ट्रिपल फ्यूजन। तो इसको हम ट्रिपल फ्यूजन बोलते हैं। तो डबल फर्टिलाइजेशन भी पढ़ लिया हमने, और ट्रिपल फ्यूजन भी पढ़ लिया। देखो, जो सेंट्रल सेल होता है ट्रिपल फ्यूजन में, ट्रिपल फ्यूजन होने के बाद में जो सेंट्रल सेल बनता है वो डेवलप हो जाता है पीईसी में, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल में, और बाद में यही प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल एंडोस्पर्म में कन्वर्ट हो जाता है, जो न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है जाइगोट को। जाइगोट को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करेगा, और जाइगोट आगे एम्ब्रियो में डेवलप हो जाएगा। इसके बाद हमारे पास पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर्स एंड इवेंट्स होते हैं। इसमें हमारे पास सबसे पहले एंडोस्पर्म। अभी अभी एंडोस्पर्म हमने देखा है कैसे डेवलप हुआ था। तो एंडोस्पर्म की प्लॉइडी क्या होती है? तो एंडोस्पर्म ट्रिप्लॉइड होता है। ट्रिप्लॉइड कैसे? इसमें 2 पोलर न्यूक्लियाई थे और एक मेल का गैमीट था, तो n+n+n 3n होता है, तो ट्रिप्लॉइड प्लॉइडी होती है इसकी। और हमारे पास 2 तरह का एंडोस्पर्म होता है, एक होता है फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म और दूसरा होता है सेलुलर एंडोस्पर्म। फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म क्या था? इसमें सिर्फ न्यूक्लियाई ही डिवाइड होते रहते हैं, तो बहुत सारी न्यूक्लियर डिविजन्स होती हैं जिससे फ्री न्यूक्लियाई बनते हैं, और इसी स्टेज को हम फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म बोलते हैं। एग्जांपल क्या है इसकी? कोकोनट वाटर। जो कोकोनट वाटर होता है वो थाउजेंड्स ऑफ न्यूक्लियाई से मिलकर बना होता है, और इसी प्रोसेस को हम फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म बोलते हैं। सेलुलर एंडोस्पर्म, कुछ न्यूक्लियाई के ऊपर सेल वॉल बन जाती है जिनसे वो टर्न हो जाते हैं न्यूक्लियस किसमें? सेल्स में, और इसी प्रोसेस को हम सेलुलर एंडोस्पर्म बोलते हैं। और इसकी एग्जांपल क्या है? वाइट कर्नल ऑफ कोकोनट। कोकोनट की जो गिरी हम खाते हैं वो सेलुलर एंडोस्पर्म होता है। हमारे पास कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनमें उनके सीड के अंदर जो एम्ब्रियो होता है वो पूरी तरह से एंडोस्पर्म को यूज कर लेता है, तो एंडोस्पर्म कंप्लीटली कंज्यूम्ड बाय एम्ब्रियो। और वो कौन से प्लांट होते हैं? पी, ग्राउंडनट और बीन्स में। और ऐसे भी प्लांट होते हैं जिनमें एंडोस्पर्म परसिस्ट रहता है, बचा रहता है, पूरी तरह से एम्ब्रियो के द्वारा कंज्यूम नहीं किया जाता। और वो कौन से प्लांट होते हैं? वो कैस्टर और कोकोनट के प्लांट होते हैं। फिर एम्ब्रियो की बात की जाए तो एम्ब्रियो क्या होता है? तो हमें पता है कि जाइगोट किस में चेंज होता था? एम्ब्रियो में चेंज होता है। तो मोनोकोट प्लांट्स और डाइकोट प्लांट्स में जो एम्ब्रियो की अर्ली स्टेजेस होती है वो तो सिमिलर होती है,
अर्ली स्टेजेस ऑफ एम्ब्रियो आर सिमिलर इन मोनोकोट एंड डाइकोट। तो ज़्यादातर जो जाइगोट डिवाइड करता है वो कुछ जैसे ही पता चलता है कि हाँ एंडोस्पर्म डेवलप हो चुका है, फॉर्म्ड हो चुका है, तो जाइगोट अपनी डिवीजन को शुरू कर देता है। और जैसे ही जाइगोट डिवाइड होता है या फिर मैच्योर होता है तो वो पहले प्रो एम्ब्रियो बनाता है, फिर वो प्रो एम्ब्रियो चेंज होता है ग्लोबुलर एम्ब्रियो में, और फिर हार्ट शेप एम्ब्रियो में, और फाइनली ये मैच्योर एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये हमारे पास स्ट्रक्चर्स है। ये जाइगोट होता है, जाइगोट मैच्योर हुआ किसमें, प्रो एम्ब्रियो में, प्रो एम्ब्रियो मैच्योर हुआ किसमें, ग्लोबुलर एम्ब्रियो में। तो ग्लोबुलर एम्ब्रियो में यही सेल डिवाइड होते हैं प्रो एम्ब्रियो के और एक चेन बना लेते हैं और नीचे एक ग्लोब्यूल बनता है, इसी को ग्लोबुलर एम्ब्रियो बोलते हैं। और यही बाद में ग्लोब्यूल हार्ट शेप में टर्न हो जाता है तो इसको हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो बोलते हैं। और ये वाले सेल्स को हम सस्पेंसर बोलते हैं, सस्पेंसर। और बाद में यही एम्ब्रियो दो कॉटलेडन्स बना देता है और ये इसका प्लूम्यूल होता है जहाँ से ये शूट अपेक्स को निकालेगा, डेवलप करेगा, और ये रेडिकल होता है जहाँ से ये रूट को डेवलप करेगा, और इसको हम मैच्योर एम्ब्रियो बोलते हैं। तो टिपिकल डाइकॉटलिडन्स के जो एम्ब्रियो में क्या क्या होता है, तो टिपिकल डाइकॉटलिडन्स के एम्ब्रियो में एक एम्ब्रियोनियल एक्सिस होती है, दो कॉटलिडन्स होते हैं। इस एम्ब्रियोनियल एक्सिस के ऊपर या अपर में प्लूम्यूल होता है जिसे शूट अपेक्स बनेगा, और इस प्लूम्यूल को कवर करने वाले पार्ट का नाम होता है एपिकोटाइल। और इसी एम्ब्रियोनियल एक्सिस के नीचे रेडिकल होता है और जिसे रूट बनेंगी, और इसी रेडिकल को कवर करने वाले पार्ट का नाम होता है हाइपोकोटाइल। और हाइपोकोटाइल को हम कभी कभी रूट टिप भी बोल सकते हैं, और हाइपोकोटाइल और रूट टिप को कवर करने वाली स्ट्रक्चर का नाम होता है रूट कैप। तो ये हमारे पास हाइपोकोटाइल या हमारे पास रूट टिप है और इसको कवर करने वाली लेयर का नाम है रूट कैप। सो एम्ब्रियोज ऑफ मोनोकोटलिडन्स हैज ओनली वन कोटलिडन। मोनोकोटलिडन के एम्ब्रियोज के पास सिर्फ एक ही कोटलिडन होता है जो एक साइड पे होता है। और ग्रास फैमिली में जो कोटलिडन होता है उसमें जो कोटलिडन होता है उसको हम स्क्यूटेलम बोलते हैं। ग्रास फैमिली के कोटलिडन को हम स्क्यूटेलम बोलते हैं, और ये एक ही साइड पे प्रेजेंट होता है, लेटरल साइड पे प्रेजेंट होता है। जैसे कि आप इस एनसीईआरटी की डायग्राम में देख सकते हो, ये ग्रास फैमिली का एम्ब्रियो है और इसमें स्क्यूटेलम या कोटलिडन सिर्फ एक लेटरल साइड पे प्रेजेंट है, ये वाला लेटरल साइड पे प्रेजेंट है और इसमें एक ही कोटलिडन है। तो मोनोकोट में के जो एम्ब्रियोनियल एक्सिस की बात करें तो उसके लोअर एंड पे हमारे पास रेडिकल होता है और उसके ऊपर रूट कैप होती है, और इन दोनों को कवर करने वाली स्ट्रक्चर को हम कोलियोराइजा बोलते हैं। और इसी के अपर एंड के ऊपर हमारे पास एपिकोटाइल होता है और इसको कवर करने वाली स्ट्रक्चर को हम कोलियोपटाइल बोलते हैं, कोलियोपटाइल। तो इसके बाद हमारे पास सीड है। सीड क्या होता है, सीड इज़ ए फाइनल प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म्स। एंजियोस्पर्म में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है उससे फाइनली में क्या बनता है, सीड बनता है। और सीड की डेफिनेशन क्या है, फर्टिलाइज्ड ओव्यूल। ओव्यूल जब फर्टिलाइज होता है तो उसको सीड बोलते हैं हम। और सीड हमारे पास क्या कंसिस्ट करता है, सीड कोट होती है, इसमें कोटलिडन होता है और एक एम्ब्रियोनियल एक्सिस होता है, एम्ब्रियो एक्सिस बोल लो। तो मैच्योर सीड हमारे पास दो तरह का होता है, नॉन एल्ब्यूमिनस और एक्स एल्ब्यूमिनस और एल्ब्यूमाइनस। देखो नॉन एल्ब्यूमाइनस मतलब कि इसमें एंडोस्पर्म नहीं होगा, एल्ब्यूमाइनस मतलब कि इसमें एंडोस्पर्म होगा। इसमें एम्ब्रियो पूरी तरह से एंडोस्पर्म को कंज्यूम कर लेगा, लेकिन इसमें एम्ब्रियो थोड़ा एंडोस्पर्म बचा के रखता है। इनमें एग्जाम्पल्स कौन सी है, पी और ग्राउंडनट, और इनमें एग्जाम्पल्स कौन सी है, वीट, मेज, बार्ले और कैस्टर। कुछ सीड ऐसे भी होते हैं जैसे कि ब्लैक पेपर हो गया और बीट हो गया, इनमें न्यू सेलस सेल का मास पाया जाता है या रेमेट्स पाए जाते हैं, पैचेस को बोलते हैं, थोड़े थोड़े पीसेज बचे रहते हैं इनमें न्यू सेलस सेल के। और हम न्यू सेलस के बारे में पढ़ चुके हैं। न्यू सेलस सेल वो होते हैं जो एम्ब्रियो सैक को सराउंड करते थे, और इन्हीं न्यू सेलस की प्रेजेंस को या परसिस्टेंट को हम बोलते हैं पेरिस्पर्म, पेरिस्पर्म। इसके बाद हमारे पास हमने ओव्यूल के अंदर अलग अलग पार्ट्स पड़े हुए हैं। तो जब सीड मैच्योर होता है या सीड बनता है तो ये जो ओव्यूल के इंटेगुमेंट्स होते हैं वो सीड कोट बनाते हैं,
और जो माइक्रोपाइलर एंड होता है वो एज सच स्मॉल पोर बना रहता है, और जब सीड जर्मिनेट करता है तो उसी पोर में से ऑक्सीजन या गैसेस का एक्सचेंज होता है। और एक सीड जब मैच्योर होता है तो अपनी सीड जब डेवलप होता है तो अपनी मेटाबॉलिक सिस्टम को या प्रोसेसेस को स्लो डाउन कर लेता है, और ये इस सीड के अंदर जो एम्ब्रियो होता है वो इनएक्टिव स्टेज में चला जाता है जिसको हम डोरमेंसी बोलते हैं। तो अव्यूल सीड में डेवलप हो जाता है और ओवरी फ्रूट में डेवलप होती है। ओवरी की जो वॉल होती है वो फ्रूट की वॉल कहलाती है और उसको हम पेरिकार्प बोलते हैं। तो फ्रूट की बात की जाए तो फ्रूट हमारे पास राइपेंड ओवरी होती है, और ये 3 तरह का होता है, फॉल्स फ्रूट, ट्रू फ्रूट और पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। फॉल्स फ्रूट वो फ्रूट होता है जो थैलमस से जनरेट होता है, ओवरी के अनदर पार्ट से होता है, अनदर देन ओवरी। ओवरी के अलावा किसी और पार्ट से जो फ्रूट डेवलप होता है, जैसे कि थैलमस से फ्रूट डेवलप हो गया तो इसको हम फॉल्स फ्रूट बोलते हैं। एप्पल, स्ट्रॉबेरी, कैश्यू इसकी एग्जाम्पल हैं। ट्रू फ्रूट वो फ्रूट होता है जो ओवरी से डेवलप होता है, ओनली ओवरी से डेवलप होता है, उनको हम ट्रू फ्रूट बोलते हैं। पार्थेनोकार्पिक फ्रूट वो फ्रूट होता है जो विदाउट फर्टिलाइजेशन डेवलप होता है, विदाउट फर्टिलाइजेशन डेवलप होता है, ऐसे फ्रूट को हम पार्थेनोकार्पिक फ्रूट बोलते हैं। और एग्जांपल क्या इसकी, बनाना। मेमोरी बूस्ट के लिए आपके पास सीड के कुछ पॉइंट्स हैं जो आपने याद रखने हैं। क्या है, पहला कि सीड इज़ द बेसिस ऑफ एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर सीड के बिना पॉसिबल ही नहीं हो सकती। सीड को अगर स्टोर किया जाता है तो पहले उसको डिहाइड्रेट किया जाता है, वाटर को लॉस किया जाता है। फिर हमारे पास एक ओल्डेस्ट टाइप का सीड है, उसको हम ल्यूपिनस आर्कटिकस बोलते हैं, और ये आर्कटिक टुंड्रा में पाया गया था। और इस सीड की जो डोरमेंसी स्टेज होती है वो 10,000 ईयर है, 10,000 साल तक ये सीड ऐसे ही अगर पड़ा रहे तो उसके बाद भी ये जर्मिनेट होने की कैपेबिलिटी रखता है। और हमारे पास जो रिसेंट रिकॉर्ड है वो 2000 ईयर ओल्ड वायबल सीड का है, जिसको जो डेट पाम या फोनिक्स डेक्टेलिफेरा है, और ये किंग हेरोड्स पैलेस में पाया गया था जो कि डेड सी के पास था। फिर हमारे पास एपोमिक्सिस है। एपोमिक्सिस क्या होता है, नॉर्मली सीड जो होते हैं वो फर्टिलाइजेशन से बनते हैं। सीड इन जनरल आर द प्रोडक्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन, लेकिन कुछ प्लांट्स या प्लांट्स की फैमिलीज ऐसी भी हैं जो सीड को डेवलप करते हैं विदाउट फर्टिलाइजेशन। तो एस्ट्रेशिया और ग्रासेस प्रोड्यूस सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन। इस प्रोसेस को हम एपोमिक्सिस बोलते हैं, एपोमिक्सिस। सो एपोमिक्सिस इज अ asexual process. Apomixis is a asexual process but mimics like sexual reproduction, लेकिन ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तरह मिमिक करती है। पॉलीएम्ब्रियोनी की बात करें तो पॉलीएम्ब्रियोनी वर्ड ही बता रहा है, पॉली मीन मैनी, एम्ब्रियोनी मीन एम्ब्रियो, बहुत सारे एम्ब्रियो। तो सिट्रस और मैंगो में क्या होता है कि कुछ न्यू सेलर सेल्स, अभी हमें फिर से पता है न्यू सेलर सेल कौन से होते हैं या न्यू सेलर सेल कौन से होते हैं। एम्ब्रियो सैक के सराउंडिंग जो सेल होते हैं उनको हम न्यू सेलर सेल बोलते हैं। तो सिट्रस एंड मैंगो द न्यू सेलर सेल स्टार्ट डिवाइडिंग एंड प्रोट्रूड द एम्ब्रियो सैक। न्यू सेलर के सेल डिवाइड होते हैं और वो एम्ब्रियो सैक के अंदर चले जाते हैं और एम्ब्रियोज डेवलप करते हैं। तो इसका मतलब कि ओव्यूल के अंदर बहुत सारे एम्ब्रियोज हो जाएंगे, और प्रेजेंस ऑफ मोर देन वन एम्ब्रियो इन अ सीड इज कॉल्ड पॉली एम्ब्रियोनी। प्रेजेंस ऑफ मोर देन वन एम्ब्रियो इन अ सीड इज कॉल्ड पॉली एम्ब्रियोनी। और इसके साथ ये हमारा सेकंड चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स फिनिश होता है।